लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो आज इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट खोल लीजिए, पेज नंबर 316, चैप्टर 12, प्रैक्टिस असाइनमेंट, पेज 316। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो मुझे लग रहा था आप लोगों के डाउट्स होंगे, मैंने पहले से लिख रखे हैं। वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस और उसके बाद देखते हैं अगर और कोई डाउट आपका होगा। चलिए बुक खोलिए प्लीज, बी रेडी विद पेज 316, क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चंस पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, सिर्फ थ्योरी पढ़ के आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। पेपर में मोस्टली क्वेश्चंस ही आएंगे, थ्योरी या डेरिवेशंस बहुत ज्यादा नहीं होगी। किस तरीके से क्वेश्चंस करना है वो तुम लोग तभी सीखोगे जब एक्चुअल क्वेश्चंस ट्राई करो। एंड डोंट गिव अप अगर क्वेश्चंस आपसे नहीं होते। न्यूमेरिकल्स सपोज करो आपने कोशिश करी, नहीं हुए, तो उसको छोड़ देना इज नॉट द ऑप्शन। कोई बात नहीं, नहीं हो रहे हैं, पीछे से थोड़ा हिंट देखिए, हिंट देख के कर लीजिए। करना जरूरी है, चाहे पीछे से देख के करो चाहे अपने आप करो। पहले अपने आप कोशिश करा करो, नहीं हो रहे पीछे से देखो, नो प्रॉब्लम। थोड़े बहुत क्वेश्चंस पीछे से देखोगे उसके बाद होने लगे। चलिए क्वेश्चन 25 देखते हैं क्या अप्रोच रहेगा न्यूमेरिकल्स। अल्ट्रावायलेट लाइट, हम क्या करते हैं एक फिगर फॉर्म में ना क्वेश्चन को शो कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। अल्ट्रावायलेट लाइट है 2271 एंगस्ट्रॉम, ए इज फॉर एंगस्ट्रॉम, फ्रॉम अ 100 watt mercury source radiates a photocell made of molybdenum metal। तो यानी हमारे पास एक मेटल है, एक फोटोसेल है और इस पे लाइट फॉल कर रही है, अल्ट्रावायलेट लाइट है ये। इसकी वेवलेंथ दे रखी है 2271 एंगस्ट्रॉम। हम चाहते हैं कि वैल्यूज नैनोमीटर में हो, तो एक ये चीज याद रखो, एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में कन्वर्जन। मैं इस वैल्यू को नैनोमीटर में कन्वर्ट करके लिखना चाहता हूं क्योंकि नैनोमीटर में मेरा एक शॉर्टकट चल जाता है। कोई बताएगा इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना वैल्यू आएगी? सर 227.1 तो क्या तरीका है एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में कन्वर्ट करने का? डिवाइड बाय 10 -1। तो लिखिए, बहुत जरूरी, माइनस बहुत ही जरूरी चीजें हैं। एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर कन्वर्जन इज डिवाइड बाय 10 और नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम इज मल्टीप्लाई बाय। तो मोस्टली हमें कन्वर्ट जो करना होगा वो हमें कन्वर्ट करना होगा, क्वेश्चन में अगर आपको एंगस्ट्रॉम में दिया है तो जब तुम शॉर्टकट लगाओगे 1240 वाला, उस शॉर्टकट में नैनोमीटर चाहिए होगा, तो इसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करिए, डिवाइड करिए 10 से, तो वेवलेंथ आती है 227.1 नैनोमीटर। ठीक है ना? वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 25, असाइनमेंट का क्वेश्चन 25। अच्छा, अब ये लाइट फॉल कर रही है, 100 वॉट पावर दे रखी है, इसकी वेवलेंथ भी दे रखी है और उसके साथ साथ पावर दे रखी है 100 वॉट। हो सकता है कोई ऐसी चीजें दे रखी हो जिनका यूज ना हो, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, कैसे पता लगा? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दी। अगर इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होता तो फिर किस बात का स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ होगा और उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड है 1.3 वोल्ट। तो वो पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है? इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, आइंस्टाइन इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ लाइट माइनस वर्क फंक्शन। अच्छा, अब देखो, तुम लोगों को स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई, और ये वाला जो ई है ये यूनिट वाला ई हो जाता है, तो इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ई 1.3 इलेक्ट्रिक वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.3 वोल्ट है, तो E इंटू 1.3 वोल्ट, ये E यूनिट में चला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 1.3 इलेक्ट्रिक वोल्ट। 0.3 हाँ, 1.3 इलेक्ट्रॉन। याद रखना स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 1.3
और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1.3 सेम ही होती है। दोनों में बस इस ई का यूनिट का फर्क होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में होता है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखिए इस बात को, स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो वैल्यू सेम होती है, सिर्फ यूनिट का फर्क होता है। अगर ये वोल्ट में है तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन था, दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन, तो वहां से मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली। अब काइनेटिक एनर्जी को मैं यूज करूंगा यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी आई विल पुट एज 1.3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करूंगा, एवरीथिंग शुड बी इन इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी है 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइट की एनर्जी कैसे निकालूं? लाइट को आइंस्टाइन ने फोटोन बोला था इस एक्सपेरिमेंट में, तो मैं भी यहाँ पे लाइट वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे फोटोन वर्ड, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में लाइट वेव की तरह बिहेव नहीं कर रही है, लाइट फोटोन की तरह बिहेव कर रही है, तो मैं लाइट की जगह यहाँ फोटोन वर्ड भी लिख सकता हूँ। क्या आप बताएंगे मेरे को फोटोन की एनर्जी कैसे निकालेंगे? 1240 So divided by 2271. हाँ, डायरेक्टली शॉर्टकट लगा दीजिए आप यहाँ से, एनर्जी ऑफ फोटोन। इसीलिए तो उसको मैंने नैनोमीटर में कन्वर्ट करा है। एनर्जी ऑफ फोटोन का शॉर्टकट 1240 by 227.1 कितनी आएगी जरा बताना? Sir, 5.5 approximately. 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आती है, देखो शॉर्टकट से जो वैल्यू आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आती है, और हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चाहिए सारी वैल्यू। तो फोटोन एनर्जी मैंने यहाँ पुट कर दी -1। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द वर्क फंक्शन एज कितना? Sir, 4.2 electron volt. 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। कोई कहते हैं इसका क्या हुआ, पर पावर दे रखी थी 100 वॉट, कुछ नहीं हुआ इसका, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कुछ हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर गिवन डेटा यूज हो, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ वुड द फोटोसेल रिस्पॉन्ड। हाउ वुड द फोटोसेल रिस्पॉन्ड का मतलब है कि क्या उस फोटोसेल में से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे या नहीं। अब ये वाला पार्ट खत्म हो गया, इसमें तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। अब सेकेंड पार्ट की बात कर रहा है, वो कह रहा है इसी फोटोसेल पे, इस मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे अभी, अब इसी मटेरियल पे वही मेटल ले आता हूं मैं जिसका वर्क फंक्शन मैंने निकाला था, कितना था 4.2। इसी मेटल के ऊपर अब वो दूसरी लाइट डाल रहा है। अब जो लाइट डाल रहा है उसकी इंटेंसिटी दे रखी है 105 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये उसकी इंटेंसिटी दी हुई है, और 6328 एंगस्ट्रॉम ये उसकी वेवलेंथ है, 6328, ठीक है ना। तो अब वो आपको पूछ रहा है कि होगा या नहीं होगा, वेदर द इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड और नॉट। कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या नहीं? Sir, वर्क फंक्शन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन निकालेंगे। हाँ चेक कर लो, चेक कर लो, इसमें भी उसने डेटा एक्स्ट्रा दिया है, इसमें भी उसने एक्स्ट्रा डेटा दिया है जिसकी आपको जरूरत नहीं है। ये इंटेंसिटी जो दे रखी है, दिस इंटेंसिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या नहीं ये आप सिर्फ वेवलेंथ से चेक करोगे, ये एक्स्ट्रा डेटा है। वो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या नहीं, चलिए सब लोग ट्राई करिए, बताइए कि क्या इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या नहीं। मैंने मेन कंडीशन क्या लिखवाई थी, इलेक्ट्रॉन एमिट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? Sir, energy of photon greater than equal to work function. हाँ, एनर्जी ऑफ द फोटोन should be greater than or equal to the work function. Work function हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके, तो चेक करते हैं व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। शॉर्टकट लगाते हैं 1240 by लैम्डा। 1240 by क्या डालूं लैम्डा? 632.8. 632.8 एंगस्ट्रॉम में है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, नैनोमीटर में वैल्यू डाली जाती है। कितना आया फोटोन एनर्जी अप्रोक्सीमेटली? 1.9 पर सर अप्रोक्सीमेटली 2। सर हम वेवलेंथ से भी तो देख सकते हैं।
वेवलेंथ से ही तो देख रहा हूँ मैं, और कैसे कर रहा हूँ? बता कैसे कह रहे हैं, कैसे करें? सर मतलब वेवलेंथ अगर कम होगी तो निकल जाएगा, किससे कम होगी? नॉर्मल वेवलेंथ। कहाँ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहाँ दे रखी है क्वेश्चन? क्वेश्चन में ये जो वैल्यू दी थी, ये कोई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थोड़ी ना दी थी। उसने तो एक केस दिया था, ये वेवलेंथ दी थी, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। दिस वाज नॉट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मेरे को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहाँ दे रखी है? ये थोड़ी ना दिया है उसने कि ये थ्रेशोल्ड है, या ये मुझे कैसे अगर मुझे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी होती क्वेश्चन, तो मैं कंपेयर कर लेता क्या ये वैल्यू थ्रेशोल्ड से छोटी है। पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्वेश्चन में दी थोड़ी ना, या तो मैं पहले थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करूं, बात तो वही हो जाएगी ना। मैं क्यों उसको कैलकुलेट करूं, मैं सीधा सीधा फोटोन एनर्जी कैलकुलेट कर लूं। जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ 632.8 है, तो मैं निकाल लेता हूं कि इस फोटोन के अंदर कितनी एनर्जी होगी। वेवलेंथ दे रखी है ना तुम्हें 632.8, तो फोटोन एनर्जी निकाल लो। ये एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 1.9 eV आती है। अब बताओ मटेरियल का वर्क फंक्शन कितना आया था फर्स्ट पार्ट में? 4.2। और फोटोन जो आ रहा है उसके अंदर एनर्जी सिर्फ 1.9 eV है। कोई कहता है इसका क्या होगा 105 का? ये तो ऐसे ही दे रखा है। इंटेंसिटी वो कह रहा है 105 है। इंटेंसिटी तो चाहे कुछ भी हो, मैंने पिछली बार आपको समझाया था, चाहे कितने भी फोटॉन्स आ रहे हो, वो आपस में अपनी एनर्जी कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन नहीं हो सकता इन फोटॉन्स का आपस में। तो वो ये कहे कि 100 फोटॉन डाल रहा हूं मैं, 1000 डाल रहा हूं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक फोटॉन की बात करें। क्या एक फोटॉन केपेबल है इलेक्ट्रॉन को निकालने के? बताइए, क्या No, एक फोटॉन केपेबल है इसको निकालने के? नो सर। तो आंसर होगा नो इलेक्ट्रॉन एमिशन। नो इलेक्ट्रॉन एमिशन। इंटेंसिटी चाहे कुछ भी हो, चाहे 1000 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, एक फोटॉन ही निकाल सकता है। फोटॉन्स आपस में कंबाइन करके नहीं निकाल सकते। तुम कहो कि एक की 1.9 है, दूसरे की भी 1.9, तीसरे की भी, वो सब मिला के तो निकाल देंगे। पिछली बार मैंने आपको ये समझाया था कि फोटॉन्स आपस में कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते। तो सेकंड पार्ट का आंसर होगा देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन 25 में तो बताइए। प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें लगेगा कि क्वेश्चन आसान है। डिफिकल्ट क्वेश्चन या आसान क्वेश्चन अपने आप में नहीं होता है, वो तुम्हारी लेवल पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा लेवल। तुम अगर बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी हुई है तो तुम्हें सब कुछ ही मुश्किल लगेगा। प्रैक्टिस कर लो, जो ये असाइनमेंट दे रखी है इसके बाद सैंपल पेपर के क्वेश्चन भी कराएंगे। सारे क्वेश्चन आपको लगेगा कि इसी के जैसे हैं जैसे हमने डिस्कस किया। अभी करेंगे, आज सैंपल पेपर का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज सब लोग रीड करिए क्वेश्चन नंबर 30। अगर आपने सॉल्व्ड एग्जांपल्स करे होंगे ना, तो सॉल्व्ड एग्जांपल में इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है सिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 जिसका किसी ने सॉल्व करा है, अगर खुद आंसर आया है तो चैट बॉक्स में भेजो प्लीज, जिन बच्चों ने खुद सॉल्व करा है। सर फॉर्मूला या आंसर? आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर अगर आपने खुद ट्राई करा है, पीछे से देख के नहीं भेजना। अगर आपने अपने आप, क्योंकि सॉल्व्ड एग्जांपल्स पहले करने होते हैं। सॉल्व्ड एग्जांपल में मैंने ये लॉजिक सिखाया था, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे फाइंड आउट। चलिए देखते हैं। वो कह रहा है एक लेजर लाइट है, लेजर से उसने हमें दे रखी है 2 मिलीवॉट, लेजर ऑफ 2 MW। ये क्या चीज है 2 MW? power. पावर। हाँ, पावर है 2 इंटू 10 की पावर -3 वॉट। MW मिलीवॉट, मिली इज 10 की पावर -3 मिलीवॉट। क्या आप जानते हैं वॉट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉट? नंबर Energy ऑफ per second. इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल टू पावर। वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। तो पावर हमें दे रखी थी 2 MW, 2 मिलीवॉट, यानी 2 इंटू 10 की पावर -3 जूल पर सेकेंड।
इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में इतनी जूल एनर्जी एमिट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि इन 1 सेकेंड द एनर्जी इज हाउ मच, 2 into 10 की पावर -3 पर सेकेंड था ना, 2 into 10 की पावर -3 जूल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी। अच्छा, अब ये जो एनर्जी एमिट हो रही है 1 सेकेंड में, बहुत ध्यान से सुनो, एनर्जी जो एमिट हो रही है किस फॉर्म में एमिट हो रही है, क्या चीज एमिट हो रही है? सर फोटोन। इलेक्ट्रॉन। एमिट हो रहे हैं, इट इज एमिटिंग फोटॉन, इट इज एमिटिंग फोटॉन। और ये जो एनर्जी दे रखी है यहाँ पर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 1 सेकेंड में ये जो एनर्जी एमिट हो रही है, ये इन सारे फोटॉन्स की मिलाकर होगी। 1 सेकेंड में जरूरी थोड़ा एक ही फोटोन एमिट हो रहा हो, वो लेजर 1 सेकेंड में बहुत सारे फोटॉन्स एमिट कर, एक की एनर्जी सपोज x थी तो इसकी भी x बहुत सारे, तो टोटल एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी इन 1 सेकेंड, द टोटल एनर्जी इज। अब कैसे करूं मैं मान लेता हूं लेट देयर बी n नंबर ऑफ फोटॉन। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, जो आपको क्लास 4th या क्लास 5th में सिखाया गया था, वो लॉजिक लगाएंगे इस क्वेश्चन। मान लीजिए n नंबर ऑफ फोटॉन्स है। अच्छा, हर फोटॉन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ द फोटॉन, इसका मेरे पास फॉर्मूला है 1240 बाई लैम्डा। हर फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है एक फोटॉन की, उसका फॉर्मूला है 1240 बाई लैम्डा, और लैम्डा हमें दे रखा है 620 नैनोमीटर। तो 1240 बाई 620, ये कितना आया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हर फोटॉन कितनी एनर्जी रखता है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगले वाले में भी 2, अगले वाले में भी 2, इन सब में 2 2 2 2 2 2 एनर्जी है। और ऐसे कितने फोटॉन्स मान रहा हूं मैं? n। सर n। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दीज फोटॉन्स, इन सब की मिलाकर? सर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट into n। 2 into, पर एक गलती मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूं, अभी मैं ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ले रहा हूं, पर बाद में मेरे को इसको कंपेयर करना होगा जूल वैल्यू, टोटल एनर्जी को, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है द टोटल एनर्जी इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो मैं टोटल एनर्जी निकालूंगा और जो वैल्यू दी है उससे इक्वेट करूंगा। पर अभी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दो। क्या प्रॉब्लम आएगी, कोई जना बताओ? सर यूनिट मैच नहीं होगा। सर 1 नैनोमीटर में ये कौन से यूनिट में है टोटल एनर्जी? सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कौन से यूनिट में है? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड नहीं है, ध्यान दो, 1 सेकंड की बात कर चुका हूं मैं, तो दिस इज नॉट जूल पर सेकंड, ये 1 सेकंड की बात कर चुका हूं। तो ये किस यूनिट में है? जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कन्वर्ट कर लो तब कंपेयर करो। इसको मैं 1.6 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे कि ये भी जूल में कन्वर्ट। तो लेट देयर बी n फोटॉन्स, एक फोटॉन की एनर्जी, तो n फोटॉन्स की एनर्जी, और टोटल एनर्जी तो क्वेश्चन में आपको दे रखी है, तो इक्वेट कर दीजिए। 2 into 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 2n into 1.6 10 की पावर -9। ये देखिए, तो n की वैल्यू यहां से निकल आएगी, 2 से 2 कट गया, n आ जाएगा 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 की पावर -19 ऊपर चला गया, +19 हो गया, +19 में से 3 कम कर दो, 10 की पावर 16 अपॉन 1.6। इसको ऐसे लिख लो 10 into 10 की पावर 15 अपॉन 1.6। तो n कितना आ रहा है? सर 6.25 into 10 to the power 15। 10 to power 15 photons per second। इतने फोटॉन्स, यानी उस लेजर से 1 सेकंड में 6.25 into 10 की पावर 15 फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकंड। इतने सारे फोटॉन्स वो लेजर एमिट कर रही है 1 सेकंड में। तो देखिए बहुत बार ये पूछेगा आपसे नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का ये लॉजिक लगा दीजिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज नोट डाउन करिए, थ्योरी में शायद ये नहीं करा हो आपने। क्वेश्चन में आपको पावर दी हुई होगी,
पावर से आप 1 सेकंड की एनर्जी निकाल लीजिए। पावर ही बेसिकली जो वैल्यू पावर है वो 1 सेकंड की एनर्जी होती है। 1 सेकंड में कितनी एनर्जी, क्योंकि वॉट का मतलब ही होता है जूल पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में टोटल एनर्जी इतनी है। फिर मान लीजिए n फोटॉन्स है, टोटल एनर्जी निकाल लीजिए जूल में और इक्वेट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन? इसको इक्वेट क्यों किया दोनों को? क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुमने टोटल एनर्जी निकाली ना यार, क्वेश्चन में टोटल एनर्जी दे रखी है। क्वेश्चन में उसने टोटल एनर्जी दे रखी है, लेजर से टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और तुमने टोटल एनर्जी निकाली, एक फोटोन की एनर्जी ली और उसको मल्टीप्लाई करा नंबर ऑफ फोटोन से, तो टोटल एनर्जी निकाल ली। अब टोटल एनर्जी तो क्वेश्चन में गिवन है ना, तभी तो यस इक्वेट। सर। नहीं तो आप अगर ये भी नहीं समझ पाए तो इस क्वेश्चन में एक तरीका और बता देता हूं मैं, एक यूनिटरी मेथड वाला भी तरीका बता रहे थे। एक सिंपल लॉजिक से आप करो इसको, वो बताता हूं मैं। सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें मैंने कहा मेरे पास बॉक्सेस हैं कई सारे, आई हैव बॉक्सेस, ये बॉक्स है और हर बॉक्स जो है 5 kg का है, हर बॉक्स 5 kg का है। ध्यान से सुनना, हर बॉक्स का वेट है 5 kg। अब मैंने एक बड़े से कंटेनर में कुछ बॉक्सेस डाल दिए, अंदर कुछ बॉक्सेस डाले। मैंने तुम्हें बताया नहीं कितने बॉक्सेस डाले हैं, तुम्हें नहीं पता कि अंदर कितने बॉक्सेस डाले, यू डोंट नो। हो सकता है मैंने 10 बॉक्स डाले हो, 20, 25, 5, 6 कुछ भी डाले, मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैंने इसके अंदर कुछ बॉक्सेस छुपा। अब तुम इसका टोटल वेट करते हो, इसका पूरे का, इस पूरे को तुम वेइंग मशीन पे रखते हो और वेइंग मशीन पे रख के इसका वेट आ रहा है 60 kg। दिस इज द टोटल वेट। क्या तुम बता सकते हो इसके अंदर कितने बॉक्सेस छुपे हुए होंगे? 12। 12। हाँ, ये तो देखिए मैंने आपको 4th 5th क्लास का क्वेश्चन दिया। क्या फॉर्मूला लगाया आपने नंबर ऑफ बॉक्सेस? बताओ। total weight upon individual weight of box. हाँ, टोटल वेट अपॉन वेट ऑफ, बॉक्स Into one वन बस। तो यही लॉजिक यहाँ पे लगा दो, यही लॉजिक है, लगा दो। नंबर ऑफ क्या लिखूं? नंबर ऑफ photons. नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू टोटल, बोलो, एनर्जी एनर्जी टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल Energy of फोटोन। एनर्जी ऑफ, लिखो सब लोग, नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला लिखो, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। फॉर्मूला लिख लीजिए डायरेक्टली। फोटॉन्स निकालने हैं ना कि अगर लेजर से या बल्ब में से कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन में, कोई कहता है बताओ? What is the total energy? But just keep in mind that both of these things should be in the same unit. एक जूल में, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसे मत कर देना। टोटल एनर्जी कितनी है? 2 Into 10 to the power minus 3 joule. जूल में है, जूल में। 1.10 to the power minus 19 into 2. What is the energy of one photon? क्या 2 इलेक्ट्रॉन Two वोल्ट electron. की? नहीं, एक फोटोन की एनर्जी है 2, और इसको कन्वर्ट भी तो करोगे। into 1.6 into 10 1.6 minus into 9. minus 9. सॉल्व कर लो, वही आ जाएगा जो पिछली बार आया था। तो अगर वो तरीका पसंद नहीं आया आपको, कोई बात नहीं, लेट देयर बी एन फोटॉन्स वाला तरीका छोड़ दो, लेट देयर बी एन फोटॉन्स छोड़ दो। सिंपल लॉजिक लगाओ, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एन का कॉन्सेप्ट छोड़ दो, ये तरीका भी आसान है। टोटल एनर्जी जूल में है, एनर्जी ऑफ एक फोटॉन शॉर्टकट से निकाला, इसको भी जूल में कन्वर्ट करा, यहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाए। यही लॉजिक देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में भी लग रहा है, 27 में भी आप लगा सकते हैं यही लॉजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
27 अगली बार करके आना, तब अगर डाउट होगा देख लेंगे, पर सेम फॉर्मूला लगा देना, बिल्कुल सिमिलर लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 27 हो जाएगा, नहीं होगा अगली बार बात करें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ लिखे हुए हैं मैंने क्वेश्चन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 34, पढ़ो क्वेश्चन, आई विल टेल यू। अगर कोई जना है जो कर पाया है तो चैट बॉक्स में सेंड करो 34 का क्या आंसर आया आपका। जिन्होंने अपने आप कर लिया था वो लोग चैट बॉक्स में सेंड कर दें आंसर, जिससे पता लगेगा कितने बच्चे कर पाएंगे। इसमें भी एक नई चीज आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34, मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। Light of wavelength 620 nanometer is incident on a material with threshold wavelength 310 nanometer. एक मटेरियल है, let us say it is a metal, इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 310 नैनो, और इस पे जो लाइट फॉल कर रही है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्या दिया हुआ है? 620 nanometer. 620 नैनोमीटर। अब जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे या नहीं होंगे, पहले वो भी सोचना है, होंगे भी, हो सकता है होएगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। क्या करें बताओ, कैसे करेंगे? सर एमिट नहीं हो रहे, मतलब ये रखा है तो उसका मतलब पहले हम वो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम। बोलने दो, जना बच्चा बोल रहा है। कौन बता रहा था? एमिट नहीं हो रही, कह रहा था सर इसमें मतलब एनर्जी निकाल लेंगे दोनों का, पहले एनर्जी ऑफ लाइट और फिर बता रहा था, कुछ पहले कह रहा था, उसको बोलने दो ना, बीच में क्यों बोल रहे हो? कोई जना कह रहा था एमिट ही नहीं होंगे। सर मैं कह रहा था एमिट नहीं होंगे क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है लाइट की फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेवलेंथ। हाँ, आपको इसमें कुछ नहीं निकालने की जरूरत, थोड़ा दिमाग चलाओ यार, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन एमिशन होने के लिए आने वाली लाइट की वेवलेंथ, क्या बताया था? शुड बी less than equal to Greater than or less. than threshold wavelength. less than equal to लेस देन इक्वल टू, पीछे जाइए, कॉपी में देखिए, लेस देन है, ग्रेटर देन है, क्या है कॉपी में से Less देखिए? than equal. sir less than Less than equal to. आपको याद है मैंने बताया था कि वेवलेंथ का लॉजिक उल्टा है, यूजुअली तुम एक्सपेक्ट करोगे उससे बड़ा होगा तभी कर पाएगा, पर आपको याद होना चाहिए मैंने बताया था वेवलेंथ में लॉजिक उल्टा होता है। वेवलेंथ बिल्कुल रैंक की तरह है। तुम जेई में क्या चाहते हो, तुम्हारी रैंक ज्यादा है? नहीं, तुम चाहते हो जेई में रैंक कम है। तो वेवलेंथ में लॉजिक रैंक की तरह है, आप चाहते हैं वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम। अब थ्रेशोल्ड यहां दे रखा है 310, यहां तो ज्यादा हो गया, वेवलेंथ ज्यादा है, जबकि हमें तो थ्रेशोल्ड से कम होनी चाहिए, वो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड। और वो भाई पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, जबरदस्ती कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही नहीं जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं एमिट हो रहा, तो सीधा सीधा उसको बोल दो नो इलेक्ट्रॉन एमिशन, नो इलेक्ट्रॉन एमिशन। काइनेटिक एनर्जी आइडियली पूछना ही नहीं चाहिए, जीरो ही हो, वैसे जीरो भी आइडियली नहीं हो, इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कहां से होगी? तो बेटर आंसर वुड बी देयर इज नो इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, देखो बिना सोचे समझे ये नहीं कि क्वेश्चन करना शुरू कर दो, ये फाइंड आउट कर ले, वो फाइंड आउट कर ले, क्वेश्चन में कुछ नहीं फाइंड आउट करता, इलेक्ट्रॉन एमिशन ही नहीं हो रहा। बताओ कोई डाउट? अच्छा, इसमें मैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था, तो इस क्वेश्चन में तो खैर बाय चांस एमिशन ही नहीं हो रहा, तो वो कॉन्सेप्ट कैसे समझाएं? तो थोड़ा बदल देते हैं, एक क्वेश्चन में अपनी तरफ से बीच में ऐड कर, न्यू क्वेश्चन ऐड कर।
लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, राइट डाउन द क्वेश्चन। अ मेटल हैज अ threshold wavelength of 1240 nanometer. A metal has a threshold wavelength of 1240 nanometer and light of 620 nanometer is falling on it. And light of 620 nanometer is falling on it. यहां सिखाएंगे कॉन्सेप्ट। And light of 620 nanometer is falling. Find the minimum kinetic energy and maximum kinetic energy of the emitted electrons. यहां से लाइट फॉल कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे, इनमें मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है और मिनिमम कितनी। इस बार पहले चेक कर लो, एमिट हो रहे हैं या ऐसा एमिट ही नहीं हो रहे। यस सर, हो रहे हैं। हो रहे हैं सर। कैसे करेंगे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। फोटोन की एनर्जी तो मैं यहां से निकाल लूं, फोटोन की एनर्जी तो निकल आएगी क्योंकि लाइट की वेवलेंथ दे रखी है और लाइट को मैं फोटोन ही मानता हूं। दिस लाइट इज फोटॉन्स और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्टली हमें पता है, शॉर्टकट है 1240 बाय 620। यानी व्हाट इज द फोटोन एनर्जी बताइए? 2 electron volt. 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी तो 2 eV है, ये तो मुझे पता है। वर्क फंक्शन कैसे निकलेगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का एक फॉर्मूला था, याद करके बताओ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला? hc/5। hc/5। थोड़े बहुत फॉर्मूले याद रखने हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है, कोई कहते इसका फॉर्मूला क्यों लगाएं, दे तो रखी है, ये दे रखी है, पर यहां से रिवर्स कैलकुलेट करो 5। और hc का शॉर्टकट 1240। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1240/5। कोई बात नहीं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है पर रिवर्स कैलकुलेट करना है 5, तो डालिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को 1240 दे रखी है, ये तो फॉर्मूला है इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का, दिस इज द फॉर्मूला। थोड़ा सा कोशिश करोगे ना, जब क्वेश्चंस कर रहे होते हो तो कोई बात नहीं, अपनी कॉपी में से फॉर्मूले देख देख के कर दिया करो। शुरू में नहीं याद है, पर क्वेश्चंस करोगे, यूज करोगे तो याद होते चले जाएंगे। कितना आया 5? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पाई आ गया 1, पाई आ गया 1 eV। अब यहां से कर लेते हैं, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन? एनर्जी ऑफ फोटोन 2 -1 minus 1 eV is equal to 1 eV। electron. 1 eV। हाँ, अब लिखिए कि ये जो काइनेटिक एनर्जी आती है, लिखो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted electron। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted electrons। बहुत बार आप ये वर्ड सुनेंगे, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये जो हम काइनेटिक एनर्जी आज तक निकालते आए थे इस फॉर्मूले से, ये मैक्सिमम ही थी। अभी तक हो सकता है हमने वर्ड मैक्सिमम ना यूज करा हो, पर ये जो आप आइंस्टाइन के फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ये मैक्सिमम ही थी। दिस वाज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? इट कैन बी 1 eV। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, जो हमने अभी तक पढ़ा काइनेटिक एनर्जी, उसी को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। अच्छा, अगर वो पूछ ले मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो आप डायरेक्टली कह दीजिएगा। कभी भी वो पूछता है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो यू कैन डायरेक्टली से इट इज 0। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 ही हो सकती है।
उससे कम हो ही नहीं सकती, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो कई बार वो क्वेश्चन में आपसे ना बोलेगा अलग से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालो और मिनिमम निकालो। मैक्सिमम तो वही है जो आपने इस फॉर्मूले से निकाली होगी, मिनिमम 0। कोई कहते हैं मिनिमम पर पूछ क्यों रहा है, मिनिमम का मतलब क्या होता, क्या है? देखो आइडियली समझना कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले से हमारी काइनेटिक एनर्जी आई थी 1 E। अब लॉजिक के हिसाब से तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इन सब के पास काइनेटिक एनर्जी 1 eV होनी चाहिए, है ना? हमने कहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा सबके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। पर होता क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स टकरा जाते हैं आपस में या लैटिस से टकरा जाते हैं आपके मेटल, तो जब वो एमिट हो रहे होते हैं टकरा जाते हैं, तो टकराने से कुछ काइनेटिक एनर्जी लूज कर देते हैं। तो जब आप चेक करते हो तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास वही काइनेटिक एनर्जी हो जो तुमने फॉर्मूले से निकाली। तुमने फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी निकाली थी 1 eV, इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी 1 eV होनी चाहिए। पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टकराने से थोड़ी कम भी हो जाती है। तो कई इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं जिनकी एनर्जी 1 से थोड़ी कम हो जाती है, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5। कम क्यों हो गई? मे बी वो उनका कोई कोलिजन हो गया होगा। पर कोलिजन होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ तो नहीं सकती ना। तुम भागते हुए जा रहे थे, कहीं किसी चीज से टकरा गए, तो उससे तुम्हारी स्पीड कम होगी, बढ़ेगी नहीं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी ही हो सकती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो जो आपने फॉर्मूले से निकाली है वही हो सकती है। अज्यूमिंग कि कोई कोलिजन नहीं हुआ, जो फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी आई थी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही। पर सपोज करो कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसके 2-4 बार कोलिजन हो, टकराया 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 टकराया, काफी सारी बार टकराया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो बहुत कम रह गई होगी, कई सारी बार कोलिजन हो गया। तो मिनिमम कितनी रह गई होगी? अगर उसकी 1 थी, टकरा गया, दोबारा टकरा गया, तीसरी बार, चौथी, बहुत सारी बार, क्या होगा? मिनिमम कितनी बची होगी? 0 बची, क्योंकि 0 से कम तो हो ही नहीं सकती। तो मिनिमम कभी भी पूछता है तो बिना सोचे सीधा सीधा कह देना 0। तो लिख लो ये बात, नॉट लिखो, when the electrons are emitted from the metal surface, ideally they should all have a kinetic energy given by the Einstein's equation. They should all have a kinetic energy as given by the Einstein's equation. But in reality, it is found that electrons can have a kinetic energy less than this value also. इससे कम भी होती है। बहुत इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आते हैं जिनके अंदर फॉर्मूले से तो 1 आ रहा है पर उसकी एनर्जी 1 है नहीं। आप कहोगे फॉर्मूले से तो 1 आया था, अब इलेक्ट्रॉन में तो 1 नहीं है, उसकी लूज हो गई होगी काइनेटिक एनर्जी टकराने की वजह से। तो लूज हुई होगी ना, बढ़ी तो नहीं होगी। 1 से कम ही होगी, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम कितनी है? मिनिमम 0। मिनिमम तो कभी भी पूछता है तो आप लिख लो ऑलवेज 0, और मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम ये जो आप फॉर्मूले से निकाल रहे हैं यही मैक्सिमम। अच्छा, इसके बाद अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को कुछ पूछना है यहाँ? इसको रिवाइज करना प्लीज, इस कॉन्सेप्ट को, कुछ क्वेश्चंस में आएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं 36। सर हमें कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा गया मिनिमम तो हम सर 0 ही लिखेंगे ना? हाँ, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी फॉर्मूले से कितनी आई थी? बता, फॉर्मूले से क्या वैल्यू आई? 1। यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 1। पर वो टकरा गया तो टकराने से क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? तो कम हो जाएगी। हाँ, तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम ही होगी, 0.9, 0.8, 0.7। अब कोई इलेक्ट्रॉन था, मान लो उस बेचारे का 3-4 बार कोलिजन हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो काफी कम रह गई, हो सकता है सिर्फ 0.2 बची। अब कोई और था, उसका मान लो 5 बार कोलिजन, उसकी तो काइनेटिक एनर्जी खत्म ही हो, वो इतनी बार टकरा गया कि खत्म ही हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो मिनिमम कितनी हो सकती है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम जो आपकी फॉर्मूले से आई है, और मिनिमम बिना सोचे समझे डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि 0 ही हो। तो जब भी वो कभी मैक्सिमम मिनिमम पूछे, तो मैक्सिमम वाली जो आपकी फॉर्मूले से आई है वही है, और मिनिमम वाली ऑलवेज 0। क्वेश्चन 36 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका पुराने चैप्टर में एक चीज जो मैंने पढ़ाई थी वो फॉर्मूला यूज हो रहा है। क्वेश्चन 36 पढ़िए सब लोग, और मेरे को बताइए कौन से पेज नंबर पे। आपका कोई साथी है जो समझ नहीं पा रहा मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूं, तो आप सिर्फ मेरे को बताइए कौन से पेज नंबर से मुझे वो हिंट मिलेगा। पहले पढ़ाया था बहुत पहले, कौन से पेज नंबर से मेरे को हिंट मिलेगा? किसी को नहीं पता? इसमें हिंट चाहिए क्या? पेज नंबर 309। अरे नहीं यार, इसमें हिंट चाहिए क्या क्वेश्चन 36 में? चैप्टर 4 का। हाँ, पेज नंबर बताओ। 123। पेज नंबर 123 पे चलते हैं। हमारे एक साथी ने पेज नंबर बताया, देखते हैं क्या है उस पेज नंबर पे। सही बताया या गलत बताया, देखते हैं। बताइए, सही बता रहे हैं क्या वो जना? यस। सही बता दिया, चलो बहुत बढ़िया। क्या है देखते हैं वहां 123 पे ऐसा क्या है। हाँ, 123 पे देखिए ये टेबल बना हुआ है। इसमें हमें इनके मास, ड्यूटेरॉन था ना, ड्यूटेरॉन का मास और चार्ज मिल जाएगा, तो उसकी जरूरत पड़ेगी, याद रखना। चैप्टर 4 में पहले यूज होता था, तो पेज 123 को एक बार याद कर लेना फिर से। वो कह रहा है एक प्रोटॉन है और एक ड्यूटेरॉन है, इन दोनों को अट्रैक्ट करा मैंने, और वोल्टेज लगाई हुई है V, दोनों के लिए सेम वोल्टेज, आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल। दोनों को अट्रैक्ट करवाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के, तो ये तेज स्पीड में आ चुके हैं, एक्सेलरेट हो गए। अब हमें पता है कॉन्सेप्ट डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रॉगली ने कहा था कि मैटर भी डुअल नेचर शो कर सकता है। अगर वो अभी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो वो वेव नेचर भी शो कर सकता है। तो प्रोटॉन अगर पहले कभी पार्टिकल की तरह कर रहा था तो वो वेव नेचर भी शो कर सकता है, ऐसे ही ड्यूटेरॉन। तो प्रोटॉन की जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा पी होगी, ड्यूटेरॉन की जो होगी वो लैम्डा डी। वो कह रहा है रेशो निकालो उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुछ नहीं, इसमें ज्यादा कुछ हमें मुश्किल नहीं है। लैम्डा का फॉर्मूला लगेगा h/√2m3v। डी ब्रॉगली की बात सही प्रूव हो चुकी है तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डी ब्रॉगली ने गलत कहा। पिछली क्लास में अगर आप आए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। डी ब्रॉगली की बात सही प्रूव हो चुकी है। किसने करी थी? डेविडसन एंड गार्डनर। तो ये फॉर्मूला अब आप यूज कर सकते हैं। पहले प्रोटॉन के लिए यूज करते हैं, लैम्डा पी h/√2 मास ऑफ प्रोटॉन m0, चार्ज ऑफ प्रोटॉन E और वोल्टेज V। फिर न्यूट्रॉन के लिए करते हैं लैम्डा ड्यूट्रॉन h/√2 मास ऑफ ड्यूट्रॉन बताओ जरा। 2m0। चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन E E और वोल्टेज V तो देखिए मास प्रोटॉन के लिए m0 डाला था और ड्यूट्रॉन के लिए 2m0 डाला। ड्यूट्रॉन का मास डबल होता है, पेज 123 पे वही चीजें बता रखी है, पहले भी कर चुके। चार्ज E है, इसका भी चार्ज E है। तो ड्यूटेरॉन इज ऑल्सो अ पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, ठीक है ना। तो अब आप रेशो ले लीजिए, लैम्डा पी बाय लैम्डा डी। H कट जाएगा,
EV m0 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/√2, यहाँ पे 1/√2 बचा, और इसका 1/√4 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आएगा √4। ये देखो रूट नहीं कटता है, रूट नहीं कट जाएगा, रूट को मत काट देना। तो इसमें लैम्डा पी में 2 बचा रूट के अंदर नीचे, और इसमें 4 था, और ये ऊपर चला गया क्योंकि डिनोमिनेटर में था, ऊपर चला गया। तो आंसर क्या आया? √2। 2/1। व्हाट इज द रेशियो? √2:1। देख लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो बताइए। इस टाइप के डी ब्रॉगली पे रेशियो वाले क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछेगा, जहां 2 पार्टिकल्स का रेशियो। इसमें आपको एक तो डी ब्रॉगली का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उनका मास और चार्ज भी याद होना चाहिए। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, यहाँ थोड़ा सा हमें 2-4% दिमाग ज्यादा चला। कुछ एक और क्वेश्चन कभी बोर्ड में आ जाते हैं जहां आपको थोड़ा सा स्लाइटली दिमाग ज्यादा यूज करना पड़ता है, जो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली फॉर्मूले में डेटा डाला और हो गया, कि डायरेक्टली वैसा क्वेश्चन नहीं। उसने हमें एक ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ वेलोसिटी स्क्वायर का वर्सेस फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमने अभी तक थ्योरी में नहीं पढ़ा। थ्योरी में हमने कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं पढ़ा जो वेलोसिटी का स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी। पर यहां वो चेक करना चाहता है कि अगर आपने कोई चीज पढ़ी थी तो वो लॉजिक आप कहीं और अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। मैंने आपको एक ग्राफ पढ़ाया था काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, फिर एक ग्राफ मैंने आपको कराया था स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। देख के तो वैसा ही लग रहा है, वो ग्राफ भी ऐसे ही थे, तो ये भी देख के वैसा ही लग रहा है। यानी जो लॉजिक हमने इनको बनाने में लगाया होगा वही इसको बनाने में भी लगाते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं? 12 mv²। एनर्जी ऑफ फोटोन को hf माइनस y। कोई कहता है आज तक तो काइनेटिक एनर्जी को 12 mv² नहीं लिखा, हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए v² दे रखा है। जो क्वेश्चन है उसमें हमें v इज नॉट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये जो v है यहाँ पर, ये वेलोसिटी है। देखिए क्वेश्चन में बता रखा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम स्पीड है। तो दिस इज जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है, वो हमें ना काइनेटिक एनर्जी है, वो हमें क्वेश्चन में जो दिया है वो उसकी स्पीड है, मैक्सिमम वेलोसिटी। और मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर कहां से आएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से ही आएगा। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को 12 mv² लिख लो, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। अब इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, 2 को ऊपर ले जाता हूँ दोनों में और m को नीचे ले जाता हूँ, तो देखिए क्या आता है। वेलोसिटी मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2hf माइनस 2 और m नीचे आएगा। m क्या चीज है इसमें, कोई जना बता सकता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी इक्वेशन बनी, 2 ऊपर ले गए और m नीचे ले आए। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो किससे? हाँ, इसको कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, y इज इक्वल टू mx प्लस। y एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं? वेलोसिटी मैक्सिमम का स्क्वायर। x एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं? हाँ, फ्रीक्वेंसी। तो अब जरा देखते हैं हम अपना लॉजिक। अगर हम ये ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता है कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये लॉजिक हम पढ़ चुके हैं और ग्राफ की शेप देख के हमें याद आ गया था कि अगर मैं Vmax मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊं तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अच्छा, क्या होगा इसका इंटरसेप्ट जरा बताना। ये जो वैल्यू है माइनस हाँ, यानी
वैल्यू जो होगी ये वैल्यू दिस विल बी 2 phi by m, और क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव होगी। कैसे? ग्राफ से इक्वेशन को मैच कराओ। इंटरसेप्ट कौन है? देखो इंटरसेप्ट जो हमें मिल रहा है, इंटरसेप्ट ये है, और इंटरसेप्ट कितना मिल रहा है? -2 phi by m, यानी हमारा जो ग्राफ होगा वो -2 phi by m से ही शुरू होगा। अच्छा, तो ये तो हमें पता लग गया। और अगर इस ग्राफ का स्लोप पूछे यानी tan थीटा पूछे तो वो हम यहां से कंपेयर कर सकते हैं। कितना होगा इस ग्राफ का tan थीटा? 2h by इस ग्राफ का स्लोप होगा 2h by m। जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c, इसमें ये जो चीज है ये स्लोप होता है। कंपेयर करो स्लोप को 2h by m से, तो इस ग्राफ का tan थीटा तुम्हें 2h by m दिखेगा। तो ये एक नई चीज है, मतलब क्वेश्चन में या थ्योरी में हमने ये ग्राफ नहीं पढ़ा था, पर ग्राफ की शेप देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि हमें इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मैच करना है। और वी मैक्स हमें मिलेगा कहां से? वी मैक्स का स्क्वायर हमें कहां से मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी से ही मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी को 12 mv² लिख दो, hf - 5। तो अब देखते हैं अब कैसे करेंगे। उसने हमें ये इंटरसेप्ट दे रखा है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। कितना दिया हुआ है यहाँ पे ये इंटरसेप्ट? l। L तो ये वैल्यू उसने हमें दे रखी है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज गिवन एज l। और मुझे पता है ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 2 phi by m के बराबर होनी चाहिए। और ये वैल्यू कितनी दी हुई है? n तो देखो मैं पहले क्या लॉजिक, मैं पहले ये लॉजिक लगाता हूं कि ये जो दो एंगल्स ये क्या होंगे? equal इसको मैं लेटर से थीटा की जगह थीटा डैश बोल दूं। आई कॉल दिस एज सम अदर एंगल थीटा डैश। क्या ये सेम होंगे? Yes, sir. कौन सी Yes, property? vertical Opposite angles. लॉजिक लगाता हूं, अगर थीटा और थीटा डैश बराबर है, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो फिर उन दोनों के tan भी सेम होने चाहिए। यानी मैं कह सकता हूं tan थीटा और tan थीटा डैश बराबर ही होंगे। कह सकते हैं जब एंगल ही बराबर हैं तो tan थीटा भी बराबर होंगे, हाँ या नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो बताओ tan थीटा कितना होगा? 2h by m। 2h by m. तो इस ग्राफ का स्लोप होगा, वो तो इस ग्राफ का स्लोप होगा 2h by m। tan थीटा तो 2h by m होगा। और tan थीटा डैश कितना होगा? L by n L by n। L by L by, ये देखिए ज्योमेट्री लग रहा है, ये दोनों एंगल्स को इक्वेट कर रहा हूं मैं, tan थीटा से इक्वेट कर रहा हूं। ये तो tan थीटा मेरे ग्राफ का स्लोप है जो मैंने इक्वेशन से कंपेयर करके निकाला है। तो यहाँ थोड़ा दिमाग लग रहा है इस क्वेश्चन। तो इक्वेट कर दो। और पूछा क्या था उसने? ऑब्टेन द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का एक एक्सप्रेशन चाहिए, वो यहां से निकल आएगा। क्या आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट? ml/2n। ml/2n. ml/2n। ml/2n, ये देखिए। अब देखो जब तक ये क्वेश्चन नहीं करते तुम्हें कैसे पता लगता? अगर ये क्वेश्चन ना कराएं तो आपको सारे ग्राफ बता दिए तो हो सकता है पेपर में आपको ये स्ट्राइक ही नहीं करता तरीका। तो ये नहीं है कि बस चैप्टर पढ़ा आगे भागे, टाइम है हमारे पास, कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सारे करने हैं, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है आपको। असाइनमेंट का थ्योरी न्यूमेरिकल सब करना। होमवर्क में यू शुड डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर सॉल्व्ड एग्जांपल एंड असाइनमेंट। बाद में ये मत कहना मैंने तो सिर्फ न्यूमेरिकल कर दिए, क्योंकि अब आपको 2-3 दिन में काम सबमिट भी करना है ना, तो प्लीज सारे क्वेश्चंस करिएगा। ये हमने एच निकाल दिया। और लास्ट चीज क्या पूछी? एक चीज और भी पूछी है, वर्क फंक्शन। Work function. वो कैसे करूं? वो ऐसे कर सकते हैं। ये वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी हुई है एल, और मुझे पता है इसकी वैल्यू होनी कितनी चाहिए? 2 phi by m। इंटरसेप्ट देखो, जब आपने कंपेयर करा था तो इंटरसेप्ट आया था y एक्सिस पर -2 phi by m, यानी नीचे की तरफ 2 phi by m। और उसने ग्राफ क्वेश्चन में दे रखा है l होना चाहिए। तो इन दोनों को कंपेयर कर लो। 2 phi by m किसके बराबर होना चाहिए? Sir, L. l L. -2
2π/n को मत करना, क्योंकि वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहां से फाई की वैल्यू भी निकल आएगी, वर्क फंक्शन आ जाएगा ml/2। तो पहली बार देख रहे हो, इसलिए थोड़ा सा तो लग रहा होगा मुश्किल, बट अब आपको तरीका पता लग गया है। तो अगर ऐसा कोई और भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर पाएंगे। बताओ क्या कोई डाउट इस क्वेश्चन?